गांव में रहती थी चमेली। चमेली का पति विनोद शहर में नौकरी करता था और कभी कभी गांव आता था। चमेली के 2 बच्चे थे, गोकुल और नंदिनी। गोकुल 7 साल का था और नंदिनी 5 साल की। एक दिन विनोद शहर से गांव आया तो चमेली घर पर नहीं थी। दोनों बच्चे घर के अंदर थे और बाहर से ताला लगा हुआ था। विनोद ने खिड़की से झांका तो बच्चों ने उसे देखते ही आवाज लगाई, बापू बापू हमें बाहर निकालो। हम बहुत देर से अंदर हैं, माँ पता नहीं कहाँ गई है, हमें बाहर आना है बापू। अरे बच्चे अंदर हैं और चमेली बाहर से ताला लगा कर गई है, ऐसा कैसे हो सकता है? घबराओ नहीं बच्चों, मैं अभी चमेली के मोबाइल फोन पर फोन करता हूँ। विनोद जैसे ही चमेली को फोन करने लगता है तुरंत चमेली आ जाती है और विनोद को देखकर थोड़ा चौंक जाती है। अरे आप अचानक कब आए? रुको मैं ताला खोलती हूँ, बच्चे अंदर ही हैं। चमेली तुम बच्चों को घर के अंदर बंद करके कहीं गई हुई थी? बच्चे बोल रहे हैं बहुत देर से वो अंदर बंद है। बच्चों ने कहा और तुमने उन पर यकीन कर लिया। अरे बहुत शैतानी कर रहे थे, पड़ोस वाली की मटकी तोड़कर आ गए। वो शिकायत करने आई थी। मुझे डॉक्टर साहब से अपनी दवाई लेने जाना था, इसलिए घर के अंदर बंद करके गई थी ताकि ये दोनों फिर से कोई शरारत ना करे। ओह अच्छा, तो ये बात है। बापू 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 माँ हमें बहुत मारती है। लो आपसे मेरी शिकायत करनी शुरू कर दी। और भी कुछ कहना है तो कह लो। जब तुम नुकसान करोगे किसी के घर जाकर तो मारूंगी नहीं तो प्यार करूंगी क्या? चमेली बच्चों पर हाथ मत उठाया करो, दोनों अभी बहुत छोटे हैं। जो भी कहना हो प्यार से समझाया करो, मासूम बच्चों पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। सुनो जी, तुम तो शहर में रहते हो और यहाँ इनके साथ मैं रहती हूँ। मुझे पता है दोनों की परवरिश कैसे करनी है। अकेली हूँ, ना कोई सास ससुर ना कोई जेठ जेठानी जो इनकी देखभाल कर ले। मायके वालों से मैं बात नहीं करती, उन्होंने ही जबरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ करवाई थी। मेरी जिंदगी नरक हो गई, गरीबी में दिन गुजारती हूँ यहाँ पर, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कहती। तुम हो कि मुझे ही डांटे जा रहे हो। विनोद उसके बाद कुछ नहीं बोला। वो बेचारा शहर में मेहनत मजदूरी कर रहा था ताकि गांव में अपने परिवार का पेट पाल सके। उसे लगता था कि चमेली बहुत अच्छी है और वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, पर ऐसा नहीं था। विनोद जैसे ही शहर गया, चमेली फिर से बच्चों को घर में बंद करके वहीं चली गई जहां वो पिछले 2 महीने से जा रही थी। सच तो ये था कि चमेली का सोनू नाम के एक 23-24 साल की उम्र के लड़के के साथ दोस्ताना शुरू हो गया था। उन दोनों की दोस्ती को जानने के लिए कि कैसे दोनों दोस्त बने, हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। चमेली सुनो, मैं तुमसे कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरे से बात ही नहीं करती हो। दिखाई नहीं दे रहा गेहूं की बोरी सिर पर उठा रखी है? पहले इसका इतना वजन है, ऊपर से मुझे तुम तंग कर रहे हो। रास्ते से हटो, मुझे घर जाना है। अरे तो इतना वजन क्यों उठा रखा है? मैं हट्टा कट्टा दिखाई नहीं दे रहा क्या? लाओ गेहूं की बोरी मुझे दो। लो उठाओ फिर सिर पर। वैसे मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है, जबकि मैं और तुम तो कभी बात भी नहीं करते। बात नहीं करते तो क्या हुआ? मेरे मन में तो तुम्हारे लिए कुछ है ना, कब से कहना चाह रहा हूँ अपने मन की बात, पर तुम मौका ही नहीं देती हो। सोनू की बात सुनकर चमेली थोड़ा बहक गई। उसे सोनू की हमदर्दी भरी बातें अच्छी लग रही थी। वहीं से दोनों की दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ था। धीरे धीरे चमेली सोनू के नजदीक आ रही थी और दोनों की नजदीकियां भी बढ़ गई। इसीलिए चमेली को सोनू का साथ अच्छा लगने लगा था। बच्चे उसके पीछे पीछे ना आ जाए, इसलिए चमेली बच्चों को घर में बंद करके जाती थी। मेले में मजा आ रहा है ना? मुझे पता था तुझे मेला देखना बहुत पसंद है, इसीलिए तो तुझे दूसरे गांव लाया हूँ। यहाँ पर हमें कोई नहीं जानता, तू आराम से मेले में घूम। सोनू मुझे चूड़ियाँ लेनी है। हाँ, चूड़ियाँ भी लेकर दूंगा और चुनरी भी। वैसे कुछ भी कह, चूड़ी और चुनरी पहनकर तू एकदम पटाखा लगेगी। पटाखा क्यों? मैं तो फुलझड़ी हूँ झिलमिलाती हुई। अगले दिन चमेली फिर तैयार होकर जाने लगी तो बच्चों ने उसे रोका। माँ हमने कल से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का बना दो माँ। हाँ माँ बहुत भूख लगी है, आप कल पूरा दिन घर पर नहीं थे तो हमने कुछ भी नहीं खाया। आप अब फिर जा रहे हो, मत जाओ ना माँ। मैंने कहा दोनों हट जाओ, मुझे काम से जाना है। और ताला मारकर सोनू से मिलने चली जाती है। पड़ोस में रहने वाली सुशीला काकी ने जब बच्चों के रोने की आवाज सुनी तो वो बच्चों के पास आई और खिड़की से उनसे बात करती हैं। हे भगवान, ये चमेली को हो क्या गया है? पहले तो वो बच्चों के साथ ऐसा नहीं करती थी, तुम दोनों को बंद क्यों कर दिया उसने? काकी माँ हमें रोज बंद करके जाती है और शाम को लौटती है। कल से हमने कुछ भी नहीं खाया। हमने माँ को रोकने की कोशिश की पर माँ ने हमें बहुत मारा और बंद करके चली गई। घबराओ नहीं बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अभी रोटी लाती हूँ। तुम खिड़की से रोटी ले लेना और खा लेना। रुको मैं अभी लाई। रात को जब चमेली लौटी तो सुशीला काकी ने उससे बात करने की कोशिश की, पर चमेली ने सुशीला काकी को ही सुना दिया। काकी, दूसरों के घर में झांकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने घर को संभालो। तुम्हारी बेटी भी तो घर में बैठी है, उसके बारे में तुमने कभी सोचा कि वो अपने पति का घर छोड़कर क्यों आई है? मेरे घर में क्या चल रहा है ये जानने की तुम्हें बड़ी फिक्र है। खबरदार जो आज के बाद मेरे घर के मामलों में दखल दिया। अपने घर को देखो, मुझे समझाने की कोशिश मत करना।
चमेली को अब अपने बच्चे रास्ते का कांटा लगने लगे थे, इसलिए उसके मन में अपने ही बच्चों को मारने की सनक सवार हो गई। एक माँ होकर जिसने अपनी कोख से अपने बच्चों को पैदा किया था, अपनी अय्याशियों के लिए अपने ही बच्चों की दुश्मन बन गई। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम अपने बच्चों को मारना चाहती हो? हाँ सोनू, मैंने सोच लिया है। मैं उन दोनों को अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। अरे वो बहुत परेशान करने लगे। उनकी वजह से अगर गांव में किसी को पता चल गया कि मेरा तुम्हारे साथ कोई चक्कर चल रहा है तो सब खत्म हो जाएगा। मेरा तो मन है पहले इन दोनों को रास्ते से हटाओ, फिर विनोद को भी अपने रास्ते से साफ कर दूंगी, ताकि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊँ। ठीक है, तो आज रात ही ये काम कर देते हैं। उनके लिए बढ़िया सी मिठाई ले जा बस। चमेली पाप के रास्ते पर चल पड़ी और उसने बाजार से मिठाई खरीदी, उसमें नशीली चीज मिलाई और अपने बच्चों को खाने के लिए दे दी। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैंने इतने दिन से तुम्हें बहुत तंग किया, तुम्हें रुलाया। देखो आज मैं तुम दोनों के लिए मिठाई लाई हूँ, लड्डू खाओगे ना? अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाया करूंगी। माँ अपने हाथों से लड्डू खिलाओ ना। अपने पेट के पैदा किए हुए बच्चों पर भी चमेली को तरस नहीं आ रहा था। मासूम बच्चे अपनी माँ की ममता को पाना चाहते थे और चमेली उन्हें अपने से दूर करना चाहती थी। चमेली ने बच्चों को मिठाई खिलाई और बच्चे बेहोश हो गए। चमेली सोनू के आने का इंतजार कर रही थी और उसे लगातार फोन मिला रही थी। ये सोनू फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैंने तो बच्चों को बेहोश भी कर दिया है। अब क्या करूं? इन्हें अकेले रेलवे ट्रैक पर ले जाती हूँ, दोनों ट्रेन के नीचे कटकर मर जाएंगे। हाँ यही ठीक रहेगा, उसके बाद ही सोनू के पास जाऊंगी। चमेली ने दोनों बच्चों को एक बोरी में डाला और ठेली पर रखकर रात के अंधेरे में रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। उसने दोनों बच्चों को पटरी पर छोड़ दिया। सामने से ट्रेन आ रही थी। चमेली बहुत खुश थी, पर तभी अंधेरे में एक साए ने दोनों बच्चों को बचा लिया। ट्रेन गुजर गई, दोनों बच्चे बच गए। बच्चों को बचाने वाला कोई अनजान नहीं बल्कि बच्चों का पिता विनोद था। सुशीला काकी ने विनोद को फोन पर सब कुछ बता दिया था। सही समय पर विनोद पहुंच गया। दोनों बच्चे होश में आ गए। विनोद ने चमेली को जोरदार चांटा मारा। सोनू इस साजिश में शामिल नहीं होना चाहता था। उसे अकल आ गई थी और फिर उसी दोपहर वो गांव छोड़कर जा चुका था। उसे समझ आ गया था कि जो औरत अपने पति और बच्चों का खून कर सकती है, वो वक्त आने पर उसे भी मार सकती है। चमेली एक विश्वासघाती औरत है। विनोद हमेशा के लिए चमेली को छोड़ देता है और अपने बच्चों को लेकर शहर आ जाता है। गांव वाले भी चमेली को गांव से निकाल देते हैं। सोनू भी उसे अपनाने से मना कर देता है। चमेली को अपने किए की सजा मिल गई। उसका पाप छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, जिसकी कोई माफी नहीं थी। पायल और अनुष्का दोनों बहनें थीं। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पायल जहां सांवले रंग की थी, तो वहीं अनुष्का दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। दोनों बहनें जवान हुई। अनुष्का तेज तर्रार, मॉडर्न और सुंदर लड़की थी, इसलिए अमीर घर के लड़के ने उसे पसंद कर लिया। तो वहीं पायल की शादी एक गरीब परिवार में हो गई। पायल ढेरों अरमान मन में संजोए अपने ससुराल आई, लेकिन ईंट गारे से बना ढांचा ही अब उसका घर था। ये देख उसकी आंखें भर आईं, लेकिन इसी को अपनी किस्मत मानकर उसने चुपचाप स्वीकार कर लिया। उधर अनुष्का अपने बड़े अमीर ससुराल में आकर बहुत खुश थी। एक रोज जब पायल बाजार में सब्जी लेने पैदल जा रही थी, तो अचानक गाड़ी में जाती हुई उसकी बहन अनुष्का की नजर उस पर गई। वो गाड़ी से उतरकर बोली, अरे दीदी, आप कहाँ जा रही हो? सब्जी लेने आई थी अनुष्का। खैर ये बता तू कैसी है और यहाँ कैसे? मैं भी ठीक हूँ। वो जो राधा कृष्ण मंदिर के सामने वाली कोठी है ना, वो विनय ने खरीद ली है। अब हम यहीं शिफ्ट हो गए और अभी मैं विनय के साथ मूवी जा रही थी तो आप पर नजर गई, तो सोचा आपसे मिल लूं। वो क्या है ना, हम अमीर लोगों के पास ये सब सब्जी वब्जी लेने का टाइम ही नहीं होता ना, ये काम तो मेरे घर के नौकर करते हैं। मैं तो बहुत मजे में हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। वैसे आप कहाँ रहती हैं? त्रिलोकपुरी गांव, वहीं बस्ती में मेरा घर है। अच्छा खैर, मैं किसी दिन फुर्सत में आपसे मिलने आऊंगी, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। ओके बाय। ये कहकर अनुष्का अपने रास्ते निकल गई। ऐसे ही समय बीत गया। एक रोज पायल अपने पति उमेश से बोली, सुनिए जी, अपने घर में ना प्लस्तर करवा लो, दीवार की दरारों से मच्छर घुस आते हैं। बस कुछ दिन और गुजारा कर लो। अब रिक्शा चलाने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो जल्दी अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज अनुष्का पायल के घर आई, शॉर्ट ड्रेस, आंखों में चश्मा, हाई हील और हाथ में ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर। जब वो अपनी कार से उतरी तो सभी आस पड़ोस के लोग उसे देखते रहे, यहाँ तक कि उसकी खुद की बहन पायल भी उसे पहचान नहीं पाई। अरे अनुष्का तू? बाप रे, तेरा तो स्टाइल ही बदल गया। अब क्या करे दीदी, अमीरों का तो यही लाइफस्टाइल होता है। अच्छा अब क्या यहाँ दरवाजे पर ही बातें करोगी? चलो अब मुझे अंदर आने दो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे महल को। अनुष्का उसके घर के अंदर आती है तो चारों ओर से उसकी ईंट की चार दीवारी को ही देखती रह जाती है। फिर पायल के हाथों में तरह तरह के मिठाइयों के डिब्बे और ढेर सारे गिफ्ट देती है। फिर कुछ देर बाद पायल पानी लेकर आई। उसकी सांस फूली हुई थी। दीदी कहाँ चली गई थी पानी लेने? आपकी सांस फूली हुई है। गली के बाहर जो सरकारी नल है ना, वहीं से लाई हूँ। सरकारी नल से? ना बाबा ना, मैं नहीं पीऊंगी, कहीं मेरा पेट खराब हो गया तो। अच्छा वैसे यहाँ अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? वो मैंने सुबह लिपाई की थी ना, तो थोड़ी गोबर और मिट्टी की महक तो आएगी ही।
यू गोबर, छी, मेरे घर में तो ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है, वो भी महंगे वाला। अच्छा मैं चलती हूँ। अनुष्का, तू पहली बार अपनी बहन के ससुराल आई है, चाय तो पी कर जा। चाय? अब इस गोबर वाले घर में कुछ भी पीने की इच्छा नहीं हो रही। नहीं नहीं, रहने दो दीदी, मैंने चाय पीना छोड़ दिया। अब तो मैं सिर्फ केसर पिस्ते वाले दूध ही पीती हूँ। अच्छा मैं आपको ना, मेरे यहाँ संडे पार्टी भी है, उसका इन्विटेशन देने आई थी, आपको आना है। ओके, इसी बहाने आप मेरा ससुराल भी देख लोगी। ये कहकर अनुष्का वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद पायल वो डब्बे खोलती है तो उसमें बहुत सारा खाने का सामान था। अब वो परेशान थी कि जब वो अनुष्का के घर जाएगी तो क्या लेकर जाएगी। शाम को उमेश घर आया तो वो बोला, पायल, अमीरों और गरीबों के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क होता है, और वो अमीर हैं और हम गरीब, उनके जैसी हैसियत नहीं है हमारी। ऐसे ही दिन बीत गए। पायल को चिंता सताने लगी कि वो अनुष्का के यहाँ क्या लेकर जाएगी। फिर उसे ख्याल आया कि अनुष्का को उसके हाथ के आटे के लड्डू बेहद पसंद है। वो जल्दी से आटे के लड्डू बना लेती है और फिर अगले दिन उन्हें लेकर अनुष्का के घर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि अनुष्का अपने शीश महल जैसे घर में आराम से बड़े से सोफे पर बैठी है। उसकी ठाट बाट देखकर पायल हैरान रह गई। पायल ने अनुष्का को पुकारा। अनुष्का ने उसकी ओर देखा तो वो गुस्से से भड़क गई। ओफो दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो, लेकिन कम से कम तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि अमीर लोगों के घर कैसे बनकर जाना चाहिए। अरे कम से कम एक जोड़ी नए कपड़े ही खरीद लेती। तुमसे अच्छी तो हमारी एक काम वाली लग रही है। तभी वहाँ अनुष्का के ससुराल वाले भी आ गए। अनुष्का, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से आटे के लड्डू बनाकर लेकर आई थी। पहले बात अलग थी दीदी, अब मैं अमीर खानदान में आ गई हूँ। जाओ यहाँ से। अब मेरे यहाँ तभी आना जब तुम्हारा ये गरीबी वाला लाइफस्टाइल बदल जाए। बहू, क्या जरूरत थी गरीब लोगों को पार्टी में बुलाने की। अनुष्का, तुम तो इनके यहाँ कितना कुछ लेकर गई थी और ये बेकार से लड्डू लेकर आई हैं। अपनी बेइज्जती देखकर पायल रोते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही 3 साल बीत गए। दोनों बहनों की डिलीवरी होने वाली थी। पायल को उमेश जल्दी से पास के सरकारी अस्पताल में ले जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुष्का को विनय एक महंगे प्राइवेट अस्पताल में ले जाने लगता है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल थोड़ा दूर होता है और वो वहां तक नहीं जा पाते, इसलिए वो भी अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में ही ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर पायल से कहते हैं, मुबारक हो, आपको 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। ये सुनकर पायल और उमेश बहुत खुश हुए। लेकिन तभी दूसरे कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। पायल ने पर्दा हटाकर देखा तो सामने बिस्तर पर अनुष्का बेहोश थी और विनय और उसकी माँ आपस में बातें कर रहे थे। माँ, जब अनुष्का होश में आएगी और अपने बच्चे के बारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या कहूंगा कि तुम्हारा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है और अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। नहीं बेटा, अगर ऐसा हुआ तो वो सदमे में भी जा सकती है या हमेशा हमेशा के लिए कहीं कोमा में ना चली जाए, इसीलिए डॉक्टर ने उसे कुछ भी बताने से मना किया है। नहीं माँ, मैं अनुष्का को नहीं खोना चाहता। उनकी बातें सुनकर पायल और उमेश ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक फैसला लिया। पायल ने अपना एक बेटा गोद में लिया और विनय से जाकर कहने लगी, विनय, मैं भी अपनी बहन को नहीं खोना चाहती। हमने आप दोनों की सारी बातें सुन ली। मैंने जुड़वा बेटों को जन्म दिया है, इसलिए मेरा एक बेटा तुम रख लो और अनुष्का को यही कहना कि ये उसी का बेटा है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन दुख तो सबका बराबर ही होता है ना। मेरे बेटे की परवरिश करते समय उसे गरीब और अमीर दोनों के बारे में बताना, ताकि वो गरीबों का दुख भी समझ सके। अनुष्का होश में आ चुकी थी, उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो हाथ जोड़कर पायल के सामने रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। शायद उसी की सजा मुझे मिली है जो भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया, साथ ही हमेशा के लिए मां बनने के सुख से भी वंचित कर दिया। दीदी, आपके बेटे को अपना बेटा समझकर पालूंगी, शायद इससे मेरे सारे पाप धुल जाए। मेरा नहीं बहन, तेरा बेटा, आज से ही तेरा बेटा है। दोनों बहनें रोते हुए एक दूसरे के गले लग गई। आज माँ की ममता ने अमीरी गरीबी के सारे फासले मिटा दिए।